ओए, अस्सलाम वालेकुम। ओए, अच्छा, ये रिकॉर्डिंग के पार वाले तो खैर बहुत तरह के लोग होंगे। ये जो सामने बैठे हुए हैं, इनमें से किसने मुझसे कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है पहले? अच्छा, 50%। ओके, तो ये बाकी इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ मुझसे। तो C5 1 क्यों पढ़ने आ गए भाई? हैं या सारी दुनिया आजमा चुके थे उसके बाद है? अच्छा चले, बहरहाल मेरी क्लास का जो है ना वो एक नॉर्म है। वालेकुम अस्सलाम, दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये है इसमें क्लियर या लाइट बंद करनी कोई? बल्कि इसकी बजाय ना ये बताओ, नहीं पढ़ा जा रहा? अच्छा, हाँ रेहान, फरमाई है, देख करके देख लो। बहुत है, बहुत है, बहुत है। अच्छा जी, C5 1 वेलकम। और आप में से जो लोग सामने बैठे हैं, देखो जो स्क्रीन के पार हैं उनका तो मुझे नहीं अंदाजा, ये जो सामने बैठे हुए हैं, आप में से कौन है जिसकी अभी दिसंबर में अटेम्प्ट रिपोर्टिंग की है? आपकी नहीं है बस, बाकी सबकी है। आपकी भी नहीं है ना? आपकी कब है? नहीं, मैंने कहा दिसंबर में। अरे दिसंबर में है कि नहीं है? दिसंबर 24 नहीं है। आपकी भी 25 में? चलो ठीक है, ओके। अच्छा, C5 1, ये जो अब सामने बैठे हुए लोग हैं इनमें से तो चलो आधों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है और आधों ने नहीं पढ़ा हुआ। ओके, अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। चलें, एक सामने बैठे हुए और बता दें, आप में से रिपोर्टिंग फर्स्ट टाइम कितने लोग पढ़ रहे हैं? ये जो सामने बैठे लोग हैं। अच्छा, एक है इंसानों की तरह आप पढ़ रहे हैं, एक है वाकई पहली दफा पढ़ रहे हैं। तो ये वाकई पहली दफा पढ़ रहे हैं, ओके। और ये जो बाकी दो हैं ये पढ़े हुए हैं पहले। किस किसने पढ़ी हुई? आपने आपने पढ़ी हुई? आपने पढ़ी हुई? मैं सवाल दोबारा करता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग किसी से भी पहले पढ़ी हुई है? एक है रिपोर्टिंग, हाँ, एक आप अकेले हैं जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है, तो बाकी सब अच्छा पहले पढ़ी हुई है और बाकी लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है वो तो चलो आइडिया है। जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा भी हुआ है ना, मेरा कैफ और C5 का स्टाइल थोड़ा फर्क है, क्योंकि C5 में सवाल बड़े मुश्किल हैं, स्टैंडर्ड्स बड़े बड़े हैं। तो कैफ में मैं नोट्स लिखवाता था, अब मैं लिखवाता नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत करके ना मैंने किताब बना दी, बड़ी जान मार के किताब बना दी हुई है, और इसलिए मैं लिखवाता नहीं हूँ। अब मैं समझाऊंगा और आपको फिर रेलिवेंट जगह कहूँगा तो आपने वहाँ से पढ़ना है। तो एक तो ये कि समझाना मैंने है, ऑब्वियसली समझाना है, तो उसके लिए ना जो मेरी वाली बुक है, अच्छा पैक की बुक लेकिन मेरी वाली, क्योंकि मिर्जा साहब भी पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है। तो जो मेरी वाली बुक है, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये बुक अपने पास रखनी है, क्लास में, घर में नहीं क्लास में, क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ाना है सिखाना है, समझाने के बाद कहूँगा फलाने पेज पे फलानी चीज़ पढ़ लें, तो इसकी बुक आपके पास रोज़ होनी चाहिए। अभी मैंने लेटेस्ट जो है ना वो 4th एडिशन आ गई हुई है। किसी के पास इससे पुरानी है तो पुरानी में सिर्फ और सिर्फ एक तो 2 अटैम्प्ट मैंने और डाल दी, दूसरा लीजेस में मुझसे एक सवाल जो है ना वो उसमें गलत था, वो मैंने ठीक कर दिया। तो लीजेस में एक छोटा सा टॉपिक और 2 अटेम्प्ट्स के सवाल, ये 4th एडिशन में एडेड है। तो जिसके पास 3rd एडिशन है और वो इन चीज़ों को वैसे मैनुअली ठीक कर लेगा तो कर लेना, 3rd एडिशन भी चल जाएगी। 2nd एडिशन है किसी के पास, नहीं, मैंने कंसोलिडेशन में चेंजेस की थी काफ़ी, तो इसलिए 3rd एडिशन हो तो भी चल जाएगा, अदरवाइज मैंने 4th एडिशन बना के दे दिया हुआ है। तो आपके पास पैक की बुक हो ज़रूर। इसके अलावा अगर आप हैं बहुत ज़्यादा शौकीन पढ़ने के, तो मशवरा तो मेरा यही है कि आप ओरिजिनल IFRS पढ़ना। लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पढ़ने वढ़ने नहीं है, क्योंकि आप आर्टिकल्स में चूंकि बहुत मसरूफ होते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं और आप सारा दिन काम करते रहते हैं, तो पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। रिकमेंडेड है कि आप ओरिजिनल IFRS पढ़ें, लेकिन समझते हुए कि तो जिनको शौक है पढ़ने का उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप IFRS पढ़ लें। जो नहीं पढ़ सकते तो भाई मैंने ना कोशिश करके अपनी जान मार के, ये लिखा ही सब ऐसे है कि आप अगर स्टैंडर्ड ना पढ़ें तो मैं आपको कंप्लीट टेक्स्ट अपनी बुक में दे दूं, तो मैंने बहुत जान मार के, बड़ी वाकई जान मारी हुई है, तो मैंने बुक बनाई हुई है। तो इसलिए अगर आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, पढ़ने चाहिए, अच्छी बातें पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाहते तो ये चीज़ काफ़ी है। प्रैक्टिस डाल दी इसी में। प्रैक्टिस मैंने किस तरह की डाली हुई है? मैंने इसमें प्रैक्टिस डाली हुई है 2। एक सब टॉपिक्स में नहीं है,
कुछ टॉपिक्स में आईएएस की ना ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं कुछ टॉपिक्स में, तो मैंने ये किया हुआ है कि उन एग्जांपल्स को सवालों की शक्ल दे दी और वो मैंने क्वेश्चंस अपनी बुक में शामिल कर लिए। उसके अलावा पास पेपर तो सारे डाले ही हुए हैं और टॉपिक वाइज तोड़े हुए हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं और उनको तोड़ नहीं सकता। जैसे एक सवाल है उसमें 4 आईएएस हैं और सवाल पूछा हुआ है कि टोटल एसेट्स की फिगर सही करके बता दें, तो उसको तोड़ नहीं सकता मैं। तो इसलिए वो टॉपिक जो मैं नहीं तोड़ सकता वो नहीं तोड़ सका। अदरवाइज मैंने सारे पास पेपर्स के सवाल चैप्टर वाइज अपनी बुक में डाल दिए हुए हैं। तो इन शॉर्ट कंप्लीट टेक्स्ट विद प्रैक्टिस ये आपके पास रोजाना होनी चाहिए। पढ़ाने का तरीका, जो लोग पहले मुझसे नहीं पढ़े हुए, मैं आपको चीजें समझाऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा कि कॉन्सेप्ट समझाऊं। बेशक आप लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं चूंकि बच्चों को भी पढ़ाता हूं तो मेरे लिए आप बच्चे ही हैं और मैंने आपको बच्चों की तरह ही समझाना है। अगर समझने में कोई मसला हो तो पूछ लिया करना। थोड़े से लोग सामने बैठे होते हैं, बाकी सारी दुनिया कैमरे के पार होती है, तो इसलिए आपको पूछना आसान है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आप उस कॉन्सेप्ट को समझें, अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछें। लेकिन एक मेहरबानी, सामने बैठे हुए लोग, मुझे पता है बहुत थक के आए, आप ऑफिस से आए, मुर्दा शक्लें बना के ना बैठना, क्योंकि आपको देख के ना मेरा मिजाज जो है ना वो एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो आ रहे हैं तो फिर एक्टिव आना, ना तो क्या आना। तो टेक्स्ट बस ये है, ये मर्जी है आपकी, और प्रैक्टिस मैंने सब इसी में से करानी। प्रैक्टिस की भी कोशिश यही करूंगा कि सब क्लास में ही हो जाए। हाँ, कंसोलिडेशन के सवाल, क्योंकि कंसोलिडेशन का सवाल 25 नंबर का नहीं आना है, कभी कभी वो 50 नंबर भी हो सकता है। एक टॉपिक है कंसोलिडेशन, 25 का सवाल पक्का है, 50 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हो सकता है होमवर्क दूं, बल्कि हाँ उसके लिए होमवर्क दूंगा, वरना ज्यादातर मेरी कोशिश होगी कि क्लास में ही सारे सवाल हो जाए। मुझे तकरीबन ये जो मैं जब लेक्चर नंबर लिखा करूंगा ना, तो मैं दिन की क्लास को ना 2 टुकड़ों में बांटूंगा, क्योंकि तकरीबन कोई हमारा टाइम 3 घंटे 3.25 घंटे चलेगा। मतलब 6:30 अगर शुरू करते हैं तो शुरू में हो सकता है 9:15 छोड़ दूं, कुछ अर्से बाद हो सकता है 10 तक ले जाऊं। तो इस टाइम में ब्रेक्स वगैरह डाल के तो इफेक्टिवली शायद हम 2.5 घंटे पढ़ रहे होंगे या 2.25 घंटे पढ़ रहे होंगे। तो मैंने ना उसको फिर 2 में तोड़ा हुआ करेगा। ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए तकरीबन ऑन एन एवरेज 1.25 घंटे की एक आपको लेक्चर मिला करेगा। तो जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनको से क्या लगे कि मैंने लेक्चर 1 लिखा है कि लेक्चर 101 लिखा है। आप तो रोज बैठे हुए हैं, तो सामने वाले बैठे हुए के हिसाब से तकरीबन मुझे 55 से 60 क्लास डेज चाहिए। और चूंकि मैं एक दिन 2 क्लासेस यहां नंबर लिख रहा हूंगा, तो रिकॉर्डिंग वालों के लिए तकरीबन कोई 110 से 120 के आसपास क्लासेस है। तो 55 से 60 क्लास डेज अगर आप कैलेंडर में देखें तो 31 अक्टूबर तक पूरे नहीं हो रहे, तो फिर क्या करें? फिर संडे लग रहे होंगे। अब वो संडे में आपको कोशिश करूंगा कि अगस्त से ही लगवा लूं, क्योंकि फिर अक्टूबर और नवंबर का फर्स्ट वीक कोशिश मेरी पूरी, क्योंकि आप लोगों से मैंने इसलिए पूछा था कि जो सामने लोग बैठे हैं ना, अगर ये दिसंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं तो कोशिश मेरी पूरी होगी वैसे कि मैं 3 नवंबर तक फारिग करूं, कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कोई 2-3 दिन ऊपर हो गए तो 5-6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर होता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो इसलिए आप लोगों ने चूंकि पेपर देने हैं, ये जो रिकॉर्डिंग वाले लोग होते हैं ना, इनका चूंकि पिछले सेशन की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, तो इनका मसला कम है, ज्यादा मसला सामने बैठे वालों का है। तो मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं 5 से ऊपर ना लेके जाऊं, और संडेज मुझे ऑन करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आपके किस्मत से अगला वीक इफेक्टिवली शायद हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि 9-10 मुहर्रम आ जाएगी। तो उसके बाद से फिर ना इंशाल्लाह अगस्त से कोशिश करूंगा कि संडेज ऑन कर लूं। तो ये है जी मेरी तरफ से तकरीबन 55 से 60 क्लास डेज में रिपोर्टिंग का कोर्स, इसके साथ और मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाना है। अभी मैं सिलेबस अगर सामने खोल भी दूं आपके, तो आप लोग जो पहली दफा पढ़ रहे हैं तो आपको उसका कोई खास फायदा है नहीं, आपको कोई खास समझ आनी नहीं है। तो इसलिए अभी मुझे सिलेबस दिखाने के, मैंने अखलाकन सामने खोल तो लिया है, लेकिन अभी मुझे कोई खास फायदा नहीं है। जब मैं किसी लेवल तक पहुंच जाऊंगा फिर मैं आपके सामने जरूर सिलेबस खोलूंगा कि इसका ग्रेड बी हमने टारगेट कर लिया है, फिर ग्रेड ए पे आ गया हूं। ये मैं आपको कुछ तकरीबन आधे के रास्ते में जाके ना फिर आपको ये बात बता सकूंगा। लेकिन टू स्टार्ट विद मैंने स्टैंडर्ड से शुरू करना है। जैसे ये जो ग्रेड ए है ना, ये जो आपको ग्रेड ए इधर नजर आ रहा है, ये है कंसोलिडेशन। 25 नंबर का सवाल आता ही आता है, पक्का 25 नंबर का एक सवाल आता ही आता है। उसके बाद ये वाली जो 2 चीजें हैं, कितने बन गए, कितने मार्क्स हो गए? 50-60 हो गए। ये 50-60 मार्क्स जो हैं ये स्टैंडर्ड्स के मार्क्स हैं। ये कुछ और स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं। ये 50 से 60 मार्क्स ये स्टैंडर्ड है। तो पहला टारगेट मेरा ये है, जब मैं इनको किसी हद तक हाथ डाल चुका हूंगा कि मैं आपको कंसोलिडेशन शुरू करा सकूं, तो कुछ स्टैंडर्ड छोड़ के फिर मैं कंसोलिडेशन पे चला जाऊंगा। यानी अभी जुलाई और अगस्त का महीना मोस्ट प्रोबेबली ये मैं स्टैंडर्ड्स चलाऊंगा, और कम से कम वो स्टैंडर्ड जो कंसोलिडेशन के सवालों में मिक्स हो सकते हैं वो कोशिश करूंगा कि करवा दूं। और अगस्त एंड या सितंबर इस पे फिर मैं कंसोलिडेशन पे हाथ डालूंगा। तो जो लोग रिपीटर हैं उनको तो मैं इसलिए टर्म्स भी बता रहा हूं कि पहले 2 महीने स्टैंडर्ड्स पे रहूंगा और उसके बाद फिर मैं कंसोलिडेशन के ऊपर चला जाऊंगा, और बाद में फिर जो स्टैंडर्ड रहते होंगे वो, और ये मेरा टारगेट है इस स्ट्रेटेजी के हवाले से। और हाँ, चलिए मैं आपको बुक भी दिखाता हूं ताकि आइडिया हो कि मैं किस तरह से लेके चल रहा हूँ।
मैंने ना किया ये हुआ है, ये नजर आ रहा है, मुझे लाइट लग रहा है बहुत, नजर आ रहा है। मैंने ना अपनी किताब को कुछ स्टैंडर्ड वाइज और कंसोलिडेशन को, जैसे मैंने टॉपिक कह दिया कंसोलिडेशन, तो इस एतबार से मैंने ये चैप्टर्स बांटे हुए हैं। हर चैप्टर में मैंने देखें, चलो I36 दिखाता हूँ। एक हिस्सा जिसको मैं चैप्टर टेक्स्ट कह रहा हूँ, ये मैंने IAS को पढ़ के उसको अपनी तरफ से कोशिश पूरी करके आपके लिए एक चैप्टर बना दिया। यानी IAS का सारा टेक्स्ट, कुछ चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ अपने अंदाज से समझाने के लिए, किसी को टेबल बना दिया होगा, किसी की शाखें बना दी होंगी, तो ये सारा चैप्टर टेक्स्ट है जो IAS हम पढ़ रहे होंगे। एक मैंने प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है और एक पास पेपर रखे हुए हैं। प्रैक्टिस सेट वो है जो या तो खुद ही बनाए हुए सवाल होंगे, या IAS की एग्जांपल जिनको मैंने सवालों की शक्ल दी होगी, या फिर कुछ अच्छे कैफ के सवाल जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसमें कैफ के सवाल, जैसे लीजेस है, IAS 12 है, तो मैंने वो कैफ के सवाल भी डाले होंगे, और जो उस टॉपिक के CFAP में आई कैफ के पास पेपर आए हैं। तो हर चैप्टर को मैंने ये 3 टुकड़ों में बांटा हुआ। ये जो सारे चैप्टर में मैंने पास पेपर डाल दिए ना, उसके बाद मैंने काम ये किया, हर चैप्टर तकरीबन मेरा यही स्ट्रक्चर है। उसके बाद मैं आपके लिए एक कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो बस जबानी फड़काने वाली हैं, और उनके ऊपर मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए, तो मैंने ना उनको आई कैप की बुक से, बल्कि मैंने उसके फुटर पे अपना नाम भी नहीं लिखा हुआ, मैंने आई कैप की बुक से उठा के वो इस चैप्टर में कंपाइल कर दिए। छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आई कैप की बुक से उठा के यहाँ डाल दिए, और जो मैं चैप्टर वाइज नहीं तोड़ सकता था वो मैंने आखिर में चैप्टर बनाया और वो 5 पेपर्स यहाँ डाल दिए। जो मैं टॉपिक वाइज नहीं तोड़ सकता था, कुछ तो तोड़ लेता था, जैसे अब देखिए, जैसे विंटर 16 है, CFAP की पहली अटेम्प्ट थी ये, तो इसमें मैंने सारे ही सवाल चैप्टर्स में डाल दिए। तो मैंने फिर साथ बता दिया कि ये मैंने कहाँ कहाँ डाले हुए हैं, और जिस अटेम्प्ट का मैं सवाल चैप्टर वाइज नहीं डाल सका वो मैंने यहाँ रहने दिया। ठीक है, ये इस तरह से ना, जो 5 पेपर्स में चैप्टर वाइज नहीं तोड़ सका ना, वो फिर मैंने इस बुक में ही रहने, इस आखिरी चैप्टर में रहने दिए। तो इस तरह से मैंने आपके लिए सारे 5 पेपर्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जितने चैप्टर में डाल सकता था। अब ये समर 18, ये 3 सवाल डाल दिए, चौथा नहीं डाला, वो मैंने यहीं रहने दिया। तो इस तरह से किताब अरेंज की हुई है कि सारे टॉपिक्स, उनके टॉपिक वाइज 5 पेपर्स उन चैप्टर्स में डाल दिए, और जो मैं सवाल नहीं तोड़ सकता था वो मैंने बुक का आखिरी चैप्टर बना के उसमें फेंक दिया। तो ये हो गया जी मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी किताब और मेरा प्लान। अब आपने कुछ पूछना है तो बताएं। आज का दिन में मैंने काम यह करना है कि कुछ स्टैंडर्ड्स, ज्यादा नहीं, कुछ स्टैंडर्ड्स जो कैफ के पढ़े हुए आपको बेसिक आने चाहिए, वो CFAP के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है CFAP के किसी स्टैंडर्ड के अंदर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाए, हो सकता है कि CFAP के किसी सवाल के अंदर वो एडजस्टमेंट टेस्ट हो जाए। तो उसके लिए ना एक क्विक रिवीजन, तो मैंने बस समरी सी, ये कैफ के जो बड़े छोटे नहीं सॉरी, वो IAS जो CFAP में नहीं है, जैसे आप कैफ में पढ़ के आए होंगे लीजेस, पढ़ा होना चाहिए था, वो CFAP में भी है। कैफ में पढ़ के आए होंगे IAS 12, वो CFAP में भी है, लेकिन IAS 10, IAS 37, IAS 38 ये CFAP में नहीं है। तो ये मैंने ना उनकी समरी सी बना के चैप्टर में डाल के, ये आज मैंने आपको ये समरी दिखानी है। तो ये मेरा पढ़ाई का सारा प्लान है। आपने कुछ पूछना है तो आप पूछें, फिर मैं आपको ये वाले सारी समरी वाले चैप्टर्स ये कराता हूँ। आप बताइए, आपने आपको सवाल करना है सामने बैठे लोगों ने, तो बताइए इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड। हाँ सॉरी, एक मिनट, एक बात और बता दो, CFAP 1 दिसंबर में नहीं है कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपने जिन्होंने दिसंबर में पेपर देने उसमें कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, और वो लोग जिन्होंने जून में देने हैं, अज्यूमिंग के जून में वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, और वो अभी क्लासेस ले रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि मैं स्क्रीन पे वो फाइल खोल के आपको टाइप करना सिखाऊं, या वो चाहते हैं कि सर अब चूंकि ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे तो आपके पढ़ाने में क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई मैंने तो IAS पढ़ाने हैं ना, अब आप पेपर में वो लिख के करें चाहे टाइप करें, पढ़ाने पे थोड़ी फर्क पड़ेगा कोई। तो इसलिए ये लोग जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और उन्होंने 2025 में पेपर देने हैं, तो वो अभी से ही टाइप करने की प्रैक्टिस रखिए। वो जो ICAP की वेबसाइट पे उनका डेमो है वो प्रैक्टिस करके देखिए, मेरे पढ़ाने पे थोड़ी इसका फर्क पड़ जाएगा। मैंने थोड़ी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थोड़ी सिखाना है यहाँ पर। तो जी अब आप बोलिएगा, कह रहे हैं ICAP की, देखिए जो ICAP की बुक लिखने वाले ने काम किया ना, ये मैंने वो काम किया हुआ, क्योंकि ICAP की बुक जिसने भी लिखी होगी उसने स्टैंडर्ड्स का टेक्स्ट बनाया है समझाने के लिए। अब अगर आपने ICAP की बुक को फॉलो करना है तो मर्जी आपकी, मैंने वही जो ICAP की बुक ने करना था ये मैंने वो काम किया हुआ है, और अपनी तरफ से तो मेहनत ही की हुई है, तो इसलिए अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट एफर्ट करके जो IAS का निचोड़ है वो लिखा हुआ है। हाँ, अब आपका सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि पेपर में IFRS लेके जाने हैं, मेरी बुक तो लेके जानी नहीं है, तो आप IFRS पेपर में यूज करने के काबिल कैसे हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स तो मैंने स्टैंडर्ड्स ही के स्टाइल में फॉलो किए हैं, लेकिन एक टॉपिक है जो आप में से रिपीटर है, या चलो रिपीटर नहीं भी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसका स्टैंडर्ड्स बहुत ओखा लिखा हुआ है, बहुत ओखा लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ लिखा है, थोड़ा वहाँ लिखा है, थोड़ा वहाँ लिखा है। मैंने उन सबको समेट के निचोड़ के जो है ना उस बुक में लिखा हुआ है, केसेस बना दिए मैंने। तो आपको जो मैंने बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा स्टैंडर्ड में मिल जाएगा नहीं। तो अगर आप पेपर में IFRS ले जाना चाहते हैं और उसको सपोर्ट के तौर पर ले जाना चाहते हैं, तो उसमें मेरी नसीहत ये है कि जब मैं टॉपिक खत्म कर लूँ, खत्म आपका टॉपिक तैयार हो जाए, विद प्रैक्टिस तैयार हो जाए, तो फिर आप उस टॉपिक को ओरिजिनल IFRS से पढ़ना, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा हुआ है।
एक बार पढ़ लिया होगा फिर पेपर में काम आ सकता है, अगर नहीं बीच में हाईलाइट कर ले, टिक कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ा ही सिर्फ मेरी बुक से होगा, तो पेपर में आपको स्टैंडर्ड कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एक और सवाल खुद ही ऐड कर देता हूँ, क्या पेपर में ओरिजिनल आईएफआरएस ले जाना बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा? तो मेरे ख्याल में तो आपको पेपर में टाइम ही नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड खोलने का, क्योंकि आप कंसोलिडेशन का सवाल शुरू कर बैठेंगे, उसको समेटने में आपको टाइम चाहिए। क्योंकि ऐसे थोड़ी होगा कि आप क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड के अंदर डालेंगे, हिलाएंगे, सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आप स्टैंडर्ड पेपर में ले भी जाएंगे तो पहली बार टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर भी अगर खोल लिया तो वो तभी काम का होगा जब पहले कभी पढ़ा होगा। तो अगर आप पेपर में ले जाना चाहते हैं तो फिर जब मैं कंप्लीट कर लूं टॉपिक, उसका आईएएस पढ़ लिया कीजिएगा, और जो अपने निशान निशान लगाने वाले लिया कीजिएगा। मैं ये कह नहीं रहा कि ना लेके जाए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं अगर आप ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका फायदा हो, जो कि बहुत जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी पेपर पास हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं साथ ले जाना तो उसका फायदा सिर्फ तब होगा जब आपने इसको पूरा पढ़ने के बाद यहां से रीड किया होगा, तो फायदा है। हाँ, ये मैं आपकी तसल्ली के लिए कह देता हूं कि पेपर में ओरिजिनल आईएफआरएस ले जाए बगैर पास हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जी बेटे बताएं, और क्या पूछना है? और कोई सवाल, कोई परेशानी पेपर से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक तो हाँ ठीक है, अगली टाइम देनी है ना, तो ये पढ़ने के लिए बैठे हो या अपना कोई काम कर रहे हो? हाँ, तो इसलिए क्लास में भी कोशिश करना लैपटॉप लेके उसी पे नोट करें, ताकि टाइपिंग की भी आपको प्रैक्टिस हो। बल्कि वो ना पिछली दफा बीएफडी में एक स्टूडेंट बैठता था और वो पूरा सेशन टाइपिंग करता था, और उसने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, उसने सिर्फ टाइपिंग की। मैं सवाल बोर्ड पे सॉल्व करता था, वो टाइपिंग करता था। एंड मौके पे जाके आई की तरफ से आया कि कंप्यूटर बेस्ड डिले हो गया। यानी इसने कंप्यूटर बेस की प्रैक्टिस की भी थी, लेकिन वो डिले हो गया। अच्छा, मेरी बुक पीडीएफ में? ये तो चोरी की है भाई। मेरी बुक कोई पीडीएफ में नहीं है, चोरी की है सारी। अगर मेरी बुक पीडीएफ में खोल के बैठे तो एक तो वो पुरानी होगी। कमाल है जी। और हाँ, आप बुक आपके पास रोजाना हो, और ये ना क्लाइंट से आते हुए कोई पेजेस उठा के ना लाना, मेहरबानी आपकी। कोई स्टूडेंट बन के बैठे, तो रजिस्टर हो आपके पास। कभी कोई पेजेस ला रहे, कभी किसी क्लाइंट का राइटिंग बैड है, कभी किसी क्लाइंट का राइटिंग बैड है, ये ना करना। स्टूडेंट बन के बैठना। कैलकुलेटर हो आपके पास जो पेपर में लेके जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। कैलकुलेटर हो और रजिस्टर हो, स्टूडेंट बन के बैठेंगे। अच्छा, आर्टिकल्स किस किस के खत्म हो गए मैं? अच्छा, तो पढ़ाई के लिए छुट्टी की हुई है या नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? कोई मैनेजर वैनेजर होंगे शायद कहीं। हाँ, तो क्लास में ना स्टूडेंट बन के बैठना। अच्छा, रजिस्टर लेके बैठना, क्लाइंट के पेजेस ना लेके आना, और कैलकुलेटर वगैरह सब पास रखना। अच्छा, अब ऐसा है कि मैंने चूंकि ये कैफ वाले समेटने हैं ना, प्रॉपर जो सीफैप में स्टार्ट करूंगा ना, वो मैं आईएएस 36 से स्टार्ट करूंगा, इंपेयरमेंट। वो फिर मैं कल की क्लास से करूंगा। प्रॉपर आईएएस 36 से मैं सीफैप 1 शुरू करूंगा। अभी आज मैं आपको ये सारे कैफ वाले रिवाइज करा देता हूँ। तो चूंकि अब मैंने ये इंट्रोडक्शन देना था और आपको अपनी प्लान बताना था, तो अगर उसमें कोई सवाल आपका नहीं है तो फिर मैं लेक्चर 1 खत्म करके मगरिब पढ़ लेते हैं, फिर लेक्चर 2 से मैं आपको ये सारा बता देता हूँ। तो आप फिर सोच लें, किसी को सवाल पूछना है तो बताएं, किताब से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। ये मैंने आपको बता दिया, संडे ऑन करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कंसोलिडेशन पे बहुत प्रैक्टिस करानी है। क्योंकि कंसोलिडेशन का ना सीफैप का बड़ी बात होगी, अगर मैं सवाल क्लास में पूरा कर पाऊँ तो बाद सवालों के अंदर 2-2 दिन भी लग जाया करेंगे। तो इसलिए मुझे क्लासेस तो इतनी चाहिए, इससे कम में गुजारा नहीं है। तो इसलिए संडे ऑन करूंगा, और अगस्त के एंड से ही कोशिश करूंगा कि ऑन कर लूँ। बाकी किसी का कोई ये मसला कि वो अभी फर्म चल रही है तो टैक्स का सीजन होगा तो सितंबर तो हमारा बिजी हो जाएगा, तो बस फिर आते रहना यार है। क्योंकि ये जो 5, 6, 7, 8 लोग बैठते हैं ना, बाकी सारे कैमरे के पास चले जाते हैं, तो फिर ना मोटिवेशन नहीं रहती। तो इसलिए जो आए फिर वो आते रहना। ठीक है, कोई सवाल नहीं इससे रिलेटेड? बुक अवेलेबल है। मैंने कौन सी हाथ से लिखी? अवेलेबल है तो पक्की अवेलेबल है, ये बार अवेलेबल है। ऑन एवरेज एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब? अरे सादा सा हिसाब है यार, अभी आपको हिसाब करके देते हैं, ये ले। तब से मसला क्या है? आज का तारीख है 8 जुलाई। ये पूरा हफ्ता हो गया, ये तो सामने देखो ना। एक हफ्ता ये हो गया, 2 हफ्ते ये तकरीबन खाली समझेंगे, तो आशूरा की छुट्टियां हो गई। दूसरा हफ्ता 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 और चलो अगर मैं 5-6 मिला लूँ तो 17 हफ्ते हो गए। एक हफ्ते में हो गई 3 क्लास डेज, कितने हो गए हैं? 51। और बीच में 14 अगस्त वगैरह स्टॉक आउट, तो उसको आप चलो 2 दिन पीछे ले जाएं तो 10 क्लासेस शॉर्ट हो गई। और 10 क्लासेस शॉर्ट का मतलब है कम से कम 5 संडे, तो वो 5 से 6 भी हो सकते हैं। तो ये रफ सा हिसाब है। हाँ जी, और कोई सवाल? चलें ठीक है, फिर मगरिब पढ़ लेते हैं और लेक्चर 2 लगा के फिर मैं कैफ के आईएएस कराता हूँ। ठीक है जी।